हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स पर बात करेंगे और ये वर्ड्स जो होगा ये पिछले वीडियो सेशन का ही ये अगला भाग होगा। पिछले वीडियो सेशन में वर्ड्स में हम लोगों ने वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट हार्डविक का वॉल्यूम 1 का लेसन 6 किया था। आज हम लोग लेसन 7 पर बात करेंगे। आज हम लोग लेसन 7 के उन सारे 20 वर्ड्स को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड वर्ड्स है जो कि परीक्षा में पूछे जाने लायक है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। यदि कोई चीज कॉम्प्रिहेंसिव है तो वो पूरा है, विस्तृत में है, विस्तार में है, संपूर्ण है। वो कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। कैटेगरी से ये एडजेक्टिव है। चलिए इसका हिंदी हम क्या कह सकते हैं? संपूर्ण, पूरा अथवा विस्तृत। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। पूरा और विस्तृत इसका हिंदी होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके पहले सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विस्तृत कहना है, पूरा कहना है, तो हमारे पास और क्या वर्ड्स है? तो चलिए एक हम लिख सकते हैं कंप्लीट। चलिए हमारे पास दूसरा जो वर्ड है वो है फुल। एक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको पढ़ते थॉरो, इसको पढ़ते थॉरो। थॉरो का मतलब समूचा। और एक हम लिख सकते डिटेल्ड। डिटेल्ड का भी मतलब होता है जो विस्तार में हो। चलिए अब इसके एंटोनिम्स क्या संभव है ना, जो कि पूरा नहीं हो, है ना, जो कि अधूरा हो, पूरा नहीं हो। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक होता है, या हम कह सकते इनकम्प्लीट। कंप्लीट का एंटो जो होगा वो होगा इनकम्प्लीट, ठीक है ना। अधूरा आप ऐसा समझिए जो कि पूरा ना हो, ठीक है ना। चलिए या हम इसको कह सकते आंशिक, जो कि चीज पूरा ना हो। चलिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ रहा। कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ है, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव के अर्थ के बारे में देखते हैं तो पूरा, है ना, संपूर्ण और इसका विस्तृत, इसका हिंदी हुआ। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या अच्छे सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो थोरो और डिटेल इसके अच्छे सिनोनिम्स है। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पार्शियल और इनकम्प्लीट इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए इसको एक सेंटेंस से बेहतर समझा जा सके। देखिए तो सिस्टम में एक वाक्य क्या है कि सिस्टम में, ठीक है ना, किसी सिस्टम में संपूर्ण बदलाव की जरूरत है। संपूर्ण बदलाव की जरूरत है, यानी कि बदलाव टोटल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस सेंटेंस को हमें डील करना है कॉम्प्रिहेंसिव का यूज करके। हम यहाँ पर थोरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले जरूरत है, भाग उठाते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है? देयर इज नीड फॉर। देयर इज नीड फॉर। चलिए अब क्या जरूरत है? संपूर्ण बदलाव की जरूरत है। संपूर्ण के लिए वर्ड हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लेके चल रहे हैं, हालांकि आप दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देयर इज नीड फॉर, चलिए कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, चलिए बदलाव के लिए वर्ड हमारे पास है चेंज। और ये चेंज कहां चाहिए? तो इन द सिस्टम, है ना, हमें सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव के साथ कुछ कोलोकेशन से कुछ पेयर है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बहुत बड़ी जीत कहना है कि जैसे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हर विभाग में हरा दिया, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, है ना, अपने विरोधी टीम को हर विभाग में हरा दिया, पूरी तरह से हरा दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। बड़ी जीत का अंग्रेजी क्या होता है? तो बड़ी जीत आप पेपर में अक्सर आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री का मतलब टोटल विक्ट्री। आप इसको इस तरह से समझे। कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो कहती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करने का मतलब है कि जो हर तरह के रिस्क को कवर करे, ठीक है ना। इसी तरह से आता है वर्ड, आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहने का मतलब है कि वैसा इंश्योरेंस है जो कि हर तरह का रिस्क कवर करे, ठीक है ना। चलिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का यूज रहा। हमारा जो सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड था कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए हम लोग सेकंड वर्ड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि सेकंड वर्ड हमारा क्या है। तो सेकंड वर्ड है कंजेक्चर। हमारा सेकंड वर्ड है कंजेक्चर। कंजेक्चर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कंजेक्चर का मतलब अनुमान, है ना। अनुमान होता है, ओपिनियन होता है, अनुमान होता है। अगर आप कोई चीज कंजेक्चर करते हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगाते हैं। अब अनुमान करने के लिए हमारे पास और क्या ढंग के वर्ड है, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान, अटकल। चलिए ये है सर आपका स्पेकुलेशन, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पेकुलेशन, चलिए गेस वर्क, अनुमान होता है। चलिए
और इसके लिए एक और भी बढ़िया सिनोनिम्स है सरमाइज। सरमाइज का भी मतलब अनुमान होता है। तो अगर आप कंजेक्चर लगाते हैं इसका मतलब आप अनुमान लगाते हैं जो कि फैक्ट से, सच्चाई से परे होता है। चलिए इसको हम सेंटेंस के रूप में देख सकते हैं। पहले इसके एंटोनिम्स कर लेते हैं। तो चलिए अनुमान का अपोजिट क्या होगा? अनुमान का उल्टा होगा सच्चाई, तथ्य, ठीक है ना। चलिए फैक्ट, और फैक्ट का हिंदी क्या होता है? तथ्य। अनुमान का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। चलिए इसे एक सेंटेंस से समझा जाए। उसने जो कुछ भी कहा, उसने जो कुछ भी कहा अनुमान था, मतलब उसने कोई सच्चाई बयान नहीं किया, वो उस मतलब अपना अनुमान ही बताया। चलिए इसको हमको बनाना है कंजेक्चर का यूज करके। हालांकि आप वहां पर गेस वर्क, सरमाइज का भी आप यूज कर सकते हैं। ये सरमाइज भी बहुत ढंग का वर्ड है। स्पेकुलेशन का शुद्ध हिंदी क्या होता है? थोड़ा सा हिंदी का केवल फर्क है ना। इसका शुद्ध हिंदी होता है अटकलबाजी, ठीक है ना। किसी चीज को लेकर के ना अटकलबाजी किया जाता है, ये होगा नहीं होगा, एक तरह से अनुमान ही होता है वो। हालांकि शब्द है अटकलबाजी, अटकलबाजी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको अनुमान ही समझे। चलिए उसने जो कुछ भी कहा अनुमान था। हम इसको कैसे लिखेंगे? व्हाट ही सेड, है ना, व्हाट ही सेड वाज, है ना, प्योर कंजेक्चर। इसमें एक वर्ड जोड़ा गया प्योर, वाक्य को ठीक लगने के लिए। चलिए हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट रहा कि उसने जो कुछ भी कहा अनुमान था, या हम इसको कह सकते कि पूरी तरह अनुमान था, तो वाज ए प्योर कंजेक्चर। तो चलिए बच्चों ये हमारा कंजेक्चर क्लियर है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर थर्ड। वर्ड नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड नंबर थर्ड को देखते तो डेफर। हमारा वर्ड नंबर जो थर्ड होगा वो होगा डेफर। देखिए अगर आप कोई चीज को डेफर करते हैं, डेफर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होगा। अगर आप कोई चीज को डेफर करते हैं, आप उसको अभी नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए आप उसको टाल देते हैं, ठीक है ना, स्थगित कर देते हैं। अब स्थगित करने के लिए जो सिनोनिम्स होंगे, वर्ड्स होंगे, इसके सिनोनिम्स का लाएंगे। चलिए इसका मतलब होता है टाल देना। अगर सिंपल भाषा में लिखें, स्थगित करना। चलिए अब चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? अभी नहीं करना, इस चीज को अभी नहीं करना, बाद में करना, है ना। अगर आप कुछ को डेफर करते हैं तो अभी नहीं करके आप उसको बाद में करते हैं। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर आप डेफर, इसका एंटोनिम्स होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना, जारी रखना। अगर आप कुछ को ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, आप उसे जारी रखते हैं, ठीक है ना। चलिए जारी रखना, आगे बढ़ाना, ना, जारी रखना, या उसको हम कह सकते हैं आगे बढ़ाना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को अगर डेफर करते हैं तो आप उसको स्थगित करते हैं, और ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो आप उसको आगे की ओर ले जाते हैं। चलिए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पहले इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्थगित करने के लिए हमारे पास कुछ बढ़िया वर्ड है। जैसे कि हमारे पास वर्ड है पुट ऑफ। देखिए ये एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ, स्थगित करना। प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेट का भी मतलब होता है टाल मटोल करना, स्थगित करना। चलिए इसका एक साइन हो सकता है डिले, ठीक है ना। ये सारी इसके सिनोनिम्स है। चलिए इसको प्रोक्रेस्टिनेट आप पढ़ें। चलिए सारा वर्ड्स क्लियर है। पुट ऑफ यहां से आप समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पुट ऑफ स्थगित करना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब कोई चीज को अभी नहीं करके बाद में करना, टाल मटोल करना। डिले का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ा देना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे जारी रखना। चलिए अब हम इस पर सेंटेंस से इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं, इस सेंटेंस से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए तो महामारी के कारण, ठीक है ना, एक क्या बात है कि सॉरी, महामारी के कारण परीक्षाओं को, ठीक है ना, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए टाल दिया गया। ऐसा कोविड के समय में हुआ था। चलिए टाल दिया गया कर लेते हैं। चलिए ये पूरा हमारा सेंटेंस इससे क्लियर हो जाएगा। महामारी के कारण परीक्षाओं को 6 महीने के लिए टाल दिया गया। 2020-2021 में इसी तरह की बातें हुई थी। चलिए परीक्षाओं को टाल दिया गया था, मतलब अभी नहीं परीक्षा होगा, 6 मंथ के बाद होगा, 1 ईयर के बाद होगा। ये बातें डेफर के लिए बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए तो परीक्षाओं को टाल दिया गया कैसे लिखेंगे? एग्जाम्स वर, चलिए डेफर्ड, सॉरी, एग्जाम्स वर डेफर्ड, ठीक है ना। एग्जाम्स वर डेफर्ड। चलिए 4-6 मंथ्स, 6 महीना के लिए एग्जाम्स को टाल दिया गया था ना, ड्यू टू, चलिए पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? वैश्विक महामारी। कोविड क्या था? पैंडेमिक था। ये पूरे साल भर ये वर्ड चर्चा में रहा है, पैंडेमिक।
तो चलिए ये डेफर का यूज रहा कि हम डेफर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो डेफर का इस्तेमाल होता है इस बात को कहने के लिए कि कोई चीज आप अभी नहीं करते, आप बाद में करते हैं। चलिए, उसने फैसला को टाल दिया, उसने जो भी उसका फैसला था ना, अभी फैसला लेने वाला था, लेकिन कमिटी ने फैसले को टाल दिया 6 मंथ के लिए आए या 1 ईयर के लिए। हम कैसे लिखेंगे? द कमिटी, चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द कमिटी डेफर्ड इट्स डिसीजन, अपने फैसले को टाल दिया, इसका जो भी फैसला था, फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है ना, अपने फैसले को टाल दिया। तो ये डेफर का यूज रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फ्रेजल वर्ब है डेफर टू। अभी हम बात को आगे जाने से पहले एक और हम लोग वर्ड पढ़ते हैं डेफर टू। डेफर टू का मतलब क्या होता है? सहमत होना। अगर आप कोई चीज से डेफर टू हैं तो आप उससे सहमत है। बढ़िया, इसका सिनोनिम्स क्या होगा अगर कहूं तो? इसका हिंदी होता है सहमत होना। डेफर अलग चीज है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और डेफर टू अलग चीज है। एक तरह का ये फ्रेजल वर्ब है। ये जो चीज है ना, ये वर्ब नहीं है, इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज से डेफर टू हैं, आप उससे सहमत है, राजी है, आपने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका बढ़िया सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सीड और एक्वीज। एक्वीज का भी मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, सहमत होना या स्वीकार करना, इसका हिंदी होगा। चलिए जैसे कि कोई कहता है कि मैं आपके फैसले से सहमत हूं, मैं आपके फैसले से सहमत हूं। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, ये वाक्य कैसे बनेगा। ये बना सकते हैं आई डेफर टू, हिंदी भूल जाइए, आई डेफर टू योर डिसीजन। अगर आप किसी को अगर रेस्पेक्ट करते हैं, आप उसके चीजों से सहमत होते हैं, तो आप उसे डेफर नहीं, यहां पर डेफर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां डेफर टू का इस्तेमाल होगा। इस चीज को हमें समझना है। चलिए ये वर्ड नंबर आपका सर 3rd रहा। वर्ड नंबर हम लोग 4th की ओर मूव कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारा 4th वर्ड क्या है। डेफर के बाद हमारा अगला जो वर्ड है वो डिग्रेड। चलिए डिग्रेड का मतलब क्या होता है? चलिए अगर आप किसी चीज को डिग्रेड करते हैं, आप उसको नीचा दिखाते हैं, ठीक है ना, आप उसको नीचा दिखलाते हैं। इसका साधारण सा मतलब होता है नीचा दिखाना, ठीक है ना, इसका साधारण सा मतलब होता है नीचा दिखाना। अगर आप किसी को डिग्रेड करते हैं, आप उसको नीचा दिखलाते हैं। चलिए सिनोनिम्स क्या क्या है नीचा दिखलाने के लिए? तो हम लिख सकते हैं डिवैल्यू, डिबेस, ठीक है ना, ये होता है नीचा दिखलाना। अगर आप किसी को डिवैल्यू करते हैं ना, आप उसके स्टेटस को लोअर कर देते हैं, टू लोअर द स्टेटस, टू लोअर द स्टेटस। अगर एक ढंग का सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं टू बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है ना नीचा दिखलाना। चलिए इन सब का अर्थ होता है नीचा दिखाना। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या है? इसके एंटोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिग्निफाई, है ना, गौरवान्वित करना, है ना, इज्जत बढ़ाना। सिंपल भाषा में करें तो डिग्निफाई, डिग्निफाई। चलिए हमारे पास और भी वर्ड एक्साल्ट, एंटोनिम्स के तौर पर और भी वर्ड एलिवेट। इस सब का मतलब क्या होता है? आप किसी को नीचा दिखलाते हैं तो इसका अपोजिट होगा कि आप उसका गौरव बढ़ाते हैं, आप उसको ऊंचा स्थान देते हैं, ठीक है ना। एक्साल्ट और एलिवेट का मतलब होता है ना कि किसी चीज के लेवल को ऊपर की ओर ले जाना। डिवैल्यू का अपोजिट ये हो जाएगा। चलिए तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा गौरव बढ़ाना, गौरव बढ़ाना, ठीक है ना, या उच्च उच्च ऊंचा, है ना, उच्च स्तर पर ले जाना, उच्च स्तर पर ले जाना। चलिए अगर आप किसी को एलिवेट करते हैं, आप उसको ऊपरी स्तर पर ले जाते हैं। सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए। चलिए झूठ बोलकर, झूठ बोलकर, ठीक है ना, उसने अपने आप को नीचा कर लिया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, झूठ बोलकर उसने अपने आप को नीचा कर लिया। चलिए इसको हमें बनाना है। चलिए नीचा करना के लिए वर्ड क्या है? तो सर डिग्रेड है, ठीक है ना। ही डिग्रेडेड, खुद को किया है ना, ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ, ठीक है ना, ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ बाई टेलिंग लाइज, बाई टेलिंग लाइज। चलिए हमको कहना है कि बिहारियों को नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में नीचा दिखाया जाता है। हमको ऐसा कहना है। कैसे कहेंगे? बिहारीज, इसी चीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बिहारीज आर डिग्रेडेड, नहीं, बिहारीज आर डिग्रेडेड इन नॉन हिंदी, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो ये हमारा रहा डिग्रेड का यूज। अगर आप किसी को डिग्रेड, डी मतलब होता है देखिए अपोजिट की ओर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी के ग्रेड को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो याद रखना बहुत आसान है कि अगर आप किसी को डिग्रेड करते हैं, आप उसको नीचा दिखलाते हैं, उसके स्तर को नीचा कर देते हैं। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर था 4। अब हम लोग वर्ड नंबर 5th की ओर मूव कर रहे हैं।
देख रहे हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5th क्या है। चलिए वर्ड नंबर है हमारा 5th डिमिनिश। हमारा अगला वर्ड है डिमिनिश। देखिए डिमिनिश का मतलब होता है घटना अथवा घटाना। वो चीज घटेगा अथवा आप घटाइएगा, ठीक है ना, कम होना या कम करना। तो इसका हिंदी होता है घटना या घटाना। अगर आप कोई चीज को डिमिनिश करते हैं तो आप उसे घटाते हैं या वो चीज स्वयं घटता है। कम करना या कम होना, ठीक है ना, आप या तो वो कम होगा नहीं तो आप कम करेंगे। तो इसका हिंदी एक और हो जाएगा कम होना अथवा कम करना। चलिए इसमें है ना बिकम भी है और मेक वाला दोनों गुण है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। चलिए इस तरह के वर्ड के लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। लिसन, ठीक है ना, डिक्रीज, चलिए रिड्यूस, इसके ये कॉमन सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। इसका एंटोनिम्स बनेगा इंक्रीज। अगर आप किसी चीज को इंक्रीज करते हैं आप उसमें वृद्धि करते हैं, वृद्धि करना। चलिए सेंटेंस ही से बेहतर समझा जा सकता है। देखिए अगर आप सेंटेंस नहीं डील करते और केवल आप केवल एंटो सिनोनिम्स पढ़ते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। मेन इसका यूजेस देखना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। नहीं तो वर्ड फिर वर्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वर्ड पढ़ना आपका प्रयास जो होगा ना वो व्यर्थ चला जाएगा। चलिए हमारे कहने का मतलब है हमारे है ना प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, तेजी से घट रहे हैं, तेजी से घट रहे हैं। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना वो तेजी से ह्रास उनमें होते जा रहा है, तेजी से वो कम होते जा रहे हैं। कैसे इसको हम बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आवर, चलिए प्राकृतिक के लिए क्या वर्ड होगा, नेचुरल नहीं, रिसोर्सेस, है ना, हमारे कई नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आर, चलिए घटने के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड है। एक आपका वर्ड डिमिनिश भी है। चलिए आर डिमिनिशिंग, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, आर डिमिनिशिंग रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से। यदि कोई चीज रैपिडली वे में होता है तो वो तेजी से होता है। तो ये हमारा ये डिमिनिश का यूज रहा। चलिए हम आगे चलते हैं इंटरप्राइज। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो 6th वर्ड है वो है इंटरप्राइज। देखिए इंटरप्राइज क्या होता है, थोड़ा सा इंटरप्राइज को हम लोग समझते हैं। इंटरप्राइज का मतलब होता है ना कि एक वैसा काम, एक वैसा प्रोजेक्ट, एक वैसा उद्यम, वैसा क्रियाकलाप जिसमें कई लोग शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति उसमें शामिल नहीं, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल शामिल है। चलिए इंटरप्राइज का नाउन होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसको सिंपल समझेंगे क्रियाकलाप या उद्यम, ठीक है ना। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, जिसमें कई लोग शामिल हो, जिसमें कई लोग शामिल हो, उस चीज को हम इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें कई लोग शामिल हो। चलिए अब इसके लिए एक सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग, ठीक है ना, एक्टिविटी। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा अंडरटेकिंग, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट। चलिए तो ये एक तरह से क्रियाकलाप है। इस सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है इंटरप्राइज को। देखिए तो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना, एक प्रमुख आर्थिक, एक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप है। हमको ऐसा कहना है कि जो कृषि है, भले शहर में तरह तरह के इंटरप्राइजेस हैं, लेकिन आज भी जो है कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप। अब बताइए कि कृषि में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एक कृषि अगर व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो उसमें एक व्यक्ति की नहीं, उसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। चलिए इसको हमें इंटरप्राइज का यूज करके बनाना है। तो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, हम इसको कैसे डील करेंगे, एग्रीकल्चर। इसको हम कैसे डील करेंगे, एग्रीकल्चर इज द मेन, ठीक है ना। चलिए इकोनॉमिक, आर्थिक के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक। चलिए ये तो हो गया। अच्छा क्रियाकलाप के लिए वर्ड हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इंटरप्राइज, ठीक है ना, एक उद्यम, व्यवसाय। आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक इंटरप्राइज इन रूरल एरियाज, नहीं इन रूरल एरियाज। तो ये हमारा इंटरप्राइज का यूज रहा। चलिए हम लोग मूव करते हैं वर्ड नंबर 7 की ओर। देखते हैं कि हमारा 7वां वर्ड क्या है। चलिए ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते एक्सपेडिएंट। हमारा अगला वर्ड एक्सपेडिएंट। देखिए
यदि कोई एक्सपेडिएंट नाउन भी है और एक्सपेडिएंट का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर भी होता है। सुनिए, एक्सपेडिएंट क्या होता है? कोई ऐसा चीज जो आपके हित में हो, हालांकि वो जरूरी नहीं कि वो चीज सही ही हो, इसको कहते हैं स्वार्थ साधक। ठीक है ना? अगर कोई चीज अगर आप एक्सपेडिएंट के तौर पर करते हैं, कोई एक्शन एक्सपेडिएंट के तौर पर लेते हैं, तो वो आपके लिए ठीक है, उस व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो चीज मोरली तौर पर वो राइट हो, मोरली तौर पर वो रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे देखिए ना, आजकल क्या होता है, चुनाव के समय में सरकार किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाती है, सरकार उसमें अपना फायदा देखती है। लेकिन जब भी चुनाव समाप्त हो जाते हैं कि चीजों पर कीमतें बढ़ जाती हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो टैक्स का चुनाव तक नहीं बढ़ाना क्या होता है? एक्सपेडिएंट कहलाएगा। अगर आप चुनाव तक अगर इंतजार करते हैं, चुनाव के खत्म होने तक आप इंतजार करते हैं, या अधिक आमतौर पर ये चीज क्या है? ये पॉलिटिकली, एक राजनीतिक तौर पर एक स्वार्थ साधक चीज है। पॉलिटिकली ये एक एक्सपेडिएंट मूव है, आप ऐसे समझिए। सॉल्यूशन है कि आप चुनाव तक आप प्राइस ना बढ़ाएं, टैक्स ना बढ़ाएं, और चुनाव जो ही खत्म हो जाए टैक्स बढ़ा दे, प्राइस बढ़ा दे। तो आप अपना फायदा किस में देखते हैं? चुनाव तक टैक्स नहीं बढ़ाने में। यही चीज एक्सपेडिएंट होता है। ठीक है? एक्सपेडिएंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ठीक है ना? कन्वेनिएंट। कन्वेनिएंट, चलिए सॉरी, पहले इसका हिंदी पहले मेंशन कर दिया जाए। इसका जो हिंदी होता है, अगर हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है जो उपयुक्त हो, जो सही हो किसी खास पर्पस के लिए। ठीक है ना? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सुविधाजनक, फायदेमंद, सुविधाजनक या फायदे, है ना, सॉरी, सुविधाजनक या फायदेमंद, फायदेमंद। ठीक है ना? कोई उपाय है जो आपके लिए एक्सपेडिएंट है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके थोड़ा सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो लिख सकते हैं कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट, फिटिंग, ठीक है ना, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपके लिए सुविधाजनक चीज है और वो फायदेमंद चीज है। ठीक है ना? जैसे कि देखिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पहले इसके अपोजिट पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनएक्सपेडिएंट, जो सुविधाजनक नहीं हो। ठीक है ना? अगर कोई चीज अगर इनएक्सपेडिएंट है तो इसका मतलब है कि वो सुविधाजनक नहीं है, जो सुविधाजनक ना हो। ठीक है ना? जो सुविधाजनक ना हो वो इनएक्सपेडिएंट कहलाएगा। चलिए इसको ऐसे समझा जाए। अभी मैंने क्या कहा कि चुनाव तक टैक्स नहीं बढ़ाना है, कीमत नहीं बढ़ा, ये चीज क्या है? राजनीतिक तौर पर एक स्वार्थ साधक चीज है। ठीक है ना? फायदेमंद का चीज है पार्टियों के लिए। कैसे लिखेंगे इसको? अगर इंग्लिश में लिखना है तो पॉलिटिकली, पॉलिटिकली एक्सपेडिएंट, ये हल है नहीं, सॉल्यूशन है। पॉलिटिकली एक्सपेडिएंट सॉल्यूशन। देखिए क्या कहा जाता है ना? ठीक है ना? वो वही करता है, वो वही करता है, लोग वही करते जिस चीज को करने में उनको फायदा पहुंचे, जिस चीज को करने में उनको सुविधा हुआ। इसको अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? दे डू, सॉरी, चलिए, है ना, लोग वही चीज करते हैं, वही चीज करते हैं। चलिए क्या है ना, चीज, लोग वही चीज करते हैं जो वे सुविधाजनक, ठीक है ना, सुविधाजनक या फायदेमंद, एक ही चीज है, फायदेमंद महसूस करते हैं, नहीं महसूस करते हैं। लोग वही चीज करते हैं जिनमें उनको फायदा है, जिनमें उनको सुविधा है। इसको हमको बनाना है। हम लिख सकते हैं क्या? पीपल, है ना, डू व्हाट दे फील, है ना, व्हाट दे फील एक्सपेडिएंट, नहीं व्हाट दे फील एक्सपेडिएंट। तो ये एक्सपेडिएंट का यूज रहा, बहुत बढ़िया वर्ड एक्सपेडिएंट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं वर्ड नंबर 8 की ओर। ये सारे बहुत ही टॉप क्लास के ये वर्ड्स हैं। चलिए फॉरफिट, हमारा अगला वर्ड है फॉरफिट। देखिए अगर आप कोई चीज को फॉरफिट करते हैं, आप उसे खो देते हैं, गंवा देते हैं, उस चीज पर आपका हक नहीं रहता है। ठीक है ना? अगर आप कोई चीज को फॉरफिट करते हैं, आप गंवाइएगा, सामने वाला लेगा। फॉरफिट का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पर दो पार्टी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर ए है, या कोई चीज को खो रहा है, तो उसको रिसीव करने वाला कोई बी पार्टी होना चाहिए। ये फॉरफिट का इस्तेमाल वहीं पर होता है। आप खोएंगे तो उसको कोई रिसीव करेगा। चलिए इसका हिंदी क्या होता है? खो देना, गंवा देना। खो देना,
गंवा देना। अगर आप कोई चीज को अगर खो देते हैं, गंवा देते, तो आप उसको फोरफिट करते हैं और दूसरा पार्टी जो है ना वो उसको ग्रहण कर लेगा। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सरेंडर, ठीक है ना, गिव अप, लूज, है ना, इस सब का मतलब होता है खो देना, गंवा देना। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा रिटेन, बरकरार रखना। अगर आप कोई चीज को अगर रिटेन करते हैं तो खोते नहीं है, बरकरार रखना, खोने नहीं देना। मोटा मोटी समझिए कि खोने नहीं देना। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चुनाव में क्या होते हैं, यदि कोई कंटेस्टेंट है, कोई प्रत्याशी है, यदि वो निश्चित संख्या का वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसका जो सिक्योरिटी है ना, वो क्या होता है, सिक्योरिटी लोग गंवा देते हैं। अब आपने गंवा दिया तो उसको कौन जब्त कर लिया? अब उसको जब्त कर लिया इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन उसको जब्त कर लिया। आप खो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसको जब्त कर रहा है। क्या कहा गया है? एक सेंटेंस से इसी प्रकार का एक सेंटेंस देखते हैं। इफ ए पर्सन ना डजंट गेट, ठीक है ना, सफिशिएंट वोट्स, ठीक है ना। चलिए, अब लिख सकते हैं ही विल फॉरफिट, ठीक है ना, हिज डिपॉजिट। नहीं, वो अपना डिपॉजिट जो जमा राशि है वो क्या करेगा? खो देगा, और इलेक्शन कमिश्नर उसको क्या करेगा? जब्त कर लेगा। तो ये फॉरफिट का यूज है। चलिए, तो फॉरफिट बहुत बढ़िया वर्ड है। फॉरफिट का मतलब खो देना, गंवा देना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड हमारा 9th है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है ना, देखिए इसमें दो तरह का लॉजी, लेसन 7 में दो तरह का लॉजी का इसमें चर्चा किया गया है। एक है जियोलॉजी। देखिए, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, लॉजी अध्ययन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? भूविज्ञान। इसको सिंपल भाषा में कहें तो कोई खास वर्ड नहीं है, वो है भूविज्ञान। एक्सप्लेनेशन इसका कैसे लिखेंगे? सिनोनिम्स के तौर पर कैसे लिखेंगे? द स्टडी ऑफ अर्थ, है ना। चलिए, अर्थ का जो अध्ययन होता है, अर्थ के कंपोजिशन, अर्थ किससे बना है, अर्थ में कौन कौन से मटेरियल है, ये चीज को अध्ययन को ना हम लोग कहते हैं जियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थ, सिंपल भाषा में इसको कहा गया द स्टडी ऑफ अर्थ। चलिए, हम लोग वर्ड नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 10 क्या है। चलिए, वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रोटेस्क। देखिए, यदि कोई चीज यदि ग्रोटेस्क है तो वह देखने में बहुत ही भद्दा, बहुत ही बदसूरत है ना, मतलब अजीबोगरीब लगता है, एकदम डरावना जैसा लगता है। यदि कोई चीज ग्रोटेस्क है तो उसका बनावट वैसा है ना, जो कि आपको बहुत ही डरावना लगेगा, बहुत ही भद्दा लगेगा, कुरूप लगेगा आपको। तो इसका हिंदी की बात करें, पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यह पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? भद्दा, है ना, डरावना, कुरूप। चलिए, ये उस तरह से बना है ना, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, जन्म के समय में किसी का 6 उंगली हो जाना। अभी 6 उंगली का हाथ आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। किसी के शरीर में कुबड़ निकल जाना, किसी का कान यहाँ के बदले यहाँ आ जाना, ये सब क्या होते हैं? ये सब डिफॉर्मिटीज होते हैं। हमारे शरीर में ना डिफॉर्मिटीज होते हैं, और इसी के लिए एक बढ़िया जो वर्ड है, स्टैंडर्ड जो वर्ड है, वो है ग्रोटेस्क। तो यदि कुछ ग्रोटेस्क है, इसका मतलब है कि शरीर में मलफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है ना। कान यहाँ के बदले यहाँ गया, नाक यहाँ के बदले कहीं और जगह चला गया, 2 आंख की जगह पर 4 आंखें हो गई, ठीक है। ये सारी चीज क्या है? व्यक्ति को ग्रोटेस्क बना देता है, ठीक है। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अगली, अगर साधारण वर्ड में कहें तो अगली, ये तो फिर हम लिख सकते हैं मलफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड, ठीक है ना। चलिए, और इसका हिंदी जो होगा वो भद्दा होगा, कुरूप होगा। चलिए, किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक फेंका गया, आप देखते हैं एसिड फेंका गया, आप देखते हैं कि एसिड वाला जो चेहरा होता है ना, कैसा होता है? ये पूरा लटक जाता है, एकदम चेहरा जो ना डरावना लगता है। एसिड अटैक ने उसके चेहरे को कुरूप बना दिया, हमको ऐसा कहना। अब एसिड अटैक का जो चेहरा होता है ना, वो बहुत ही डरावना टाइप का लगता है, ठीक है। कभी आप एज्यूम कर सकते हैं इस चीज को। चलिए, अब इसका अपोजिट पहले देख लेते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल, सामान्य। इसका जो अपोजिट होगा नॉर्मल, ऑर्डिनरी, सामान्य। चलिए, हमको कहना है कि एसिड अटैक ने उसके चेहरे को बदसूरत बना दिया, है ना। चलिए, एक साधारण सा वाक्य है। चलिए, एसिड हमला ने उसके चेहरे को, ठीक है ना, बदसूरत बना दिया। वो बहुत ही डरावना चेहरा होता है, चलिए, बना दिया।
हमें इसको सेंटेंस के तौर पर डील करना है। कैसे लिखेंगे? एसिड अटैक, ये तो ठीक है, ये तो जस्ट का नोट हो जाएगा। एसिड अटैक, चलिए बना दिया। मेड हर फेस, मेड हर फेस क्या बना दिया? बदसूरत, डरावना, घिनौना, और इसके लिए वर्ड ग्रोटेस्क एक बढ़िया वर्ड है। चलिए तो ये हमारा ये वर्ड सर क्लियर हो गया, ग्रोटेस्क। हम लोग आते हैं वर्ड नंबर 11 की ओर, देखते हैं कि वर्ड नंबर 11 क्या है। इलस्ट्रियस, हमारा अगला जो वर्ड है ना इलस्ट्रियस है। चलिए इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अगर इलस्ट्रियस व्यक्ति है या कोई चीज यदि इलस्ट्रियस है तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो लोग उसको जानते हैं, वो प्रसिद्ध है और सफल है। आप ऐसे समझिए, वो प्रसिद्ध सफल है। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या मान के चला जाए? एडजेक्टिव। चलिए इसका हिंदी अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो इसका हिंदी होगा प्रसिद्ध, ठीक है ना, सफल, इसका हिंदी होगा। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा। तो इसका सिनोनिम्स होगा अक्लेम्ड, ठीक है ना, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, सबका मतलब है प्रसिद्ध, ठीक है ना, सबका मतलब है प्रसिद्ध। चलिए अगर हमको कहना है कि जैसे कि कोई हिस्ट्री है, कोई इतिहास है, हमारा एक प्रसिद्ध इतिहास रहा है ना, ठीक है ना, भारत का एक प्रसिद्ध गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अब इसको कहना है गौरवपूर्ण इतिहास, कहना है प्रसिद्ध इतिहास रहा है, हमारे इतिहास को ना दुनिया के सभी देश जानते हैं। ये कौन सा इतिहास होगा भाई? चलिए इसका पहले पेयर देख लेते हैं। ये कौन सा इतिहास होगा? इलस्ट्रियस हिस्ट्री, नहीं इलस्ट्रियस हिस्ट्री। हमारा जो हिस्ट्री है ना, हमारा जो पास्ट है, आज भले हम चाहे जिस स्थिति में है, हमारा पास्ट है ना वो काफी प्रसिद्ध रहा है। तो हमारा पास्ट कौन सा पास्ट होगा? इलस्ट्रियस पास्ट। किसी व्यक्ति का कैरियर एक शानदार कैरियर रहा है, ठीक है, अब उसका कैरियर कौन सा कैरियर होगा? अब उसका कैरियर जो होगा वो इलस्ट्रियस कैरियर होगा। तो इलस्ट्रियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि कोई चीज अगर इलस्ट्रियस है इसका मतलब वो प्रसिद्ध है। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, थोड़ा सी इसका अपोजिट को देख लेते हैं। मिस हो गया इसका अपोजिट। चलिए इसका एंटो क्या होगा? अननोन, ठीक है ना, अननोन, ऑब्सक्योर। चलिए और इसका अगर हिंदी कहें तो गुमनाम। अगर सिंपल अगर हिंदी कहें, प्रसिद्ध का उल्टा क्या होगा? गुमनाम, है ना, जिसको कोई नहीं जानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है बच्चों, ठीक है ना, इलस्ट्रियस हिस्ट्री, इलस्ट्रियस पास्ट और इलस्ट्रियस कैरियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 12, वर्ड नंबर 12 को देखते हैं। वर्ड नंबर 12 हमारा क्या है? इम्पार्ट। देखिए अगर आप कोई चीज को इम्पार्ट करते हैं तो आप उसे देते हैं, प्रदान करते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चीज जाता है। जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा हमारे तरफ से आपके तरफ गया, मुझको भी किसी ने शिक्षित किया है तो वो व्यक्ति ने मुझको शिक्षा दिया, मैं आपको दे रहा हूं, आप किसी और को देंगे। तो ये शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है ना, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को इम्पार्ट किया जाता है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर जाएगा, ठीक है। तो इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब इम्पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है और इसका हिंदी क्या होता है? प्रदान करना, देना। लेकिन ज्यादातर है ना शिक्षा मंत्र ये इन ट्रेनिंग की इन मामलों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। प्रदान सॉरी करना होना चाहिए, यहाँ पर प्रदान करना होना चाहिए, ठीक है ना, वो मिस हो गया है। चलिए प्रदान करना, देना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई देने के लिए, और हमारे पास क्या वर्ड है? तो चलिए पास ऑन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, पास ऑन करना। कम्युनिकेट, पास ऑन, कम्युनिकेट, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको देते हैं। कन्वे मतलब भी होता है कहना, देना। चलिए ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए तो एक सेंटेंस हम देख सकते हैं। देखिए तो इस पर सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे, बेरोजगारों को, सॉरी, इस पर सेंटेंस बनाने की बात कही जाए तो हम लिख सकते हैं बेरोजगारों को है ना तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ना। बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में बनेगा, आप समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए कैसे लिखेंगे? टेक्निकल एजुकेशन, इसी चीज को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना, इज बिंग किया जा रहा है, ठीक है ना, इम्पार्टेड। चलिए इम्पार्टेड, और किसको किया जा रहा है? बेरोजगारों को, टू द अनएम्प्लॉयड, टू द अनएम्प्लॉयड। तो ये हमारा ये इम्पार्ट क्लियर हो गया। अगर आप किसी को इम्पार्ट करते हैं, आप उसको देते हैं,
खासतौर पर शिक्षा ज्ञान जैसा कोई चीज आप उसको देते हैं, तो इन पार्ट का यूज रहा है। चलिए अब इसका जो अपोजिट क्या होगा, अपने तक रखना, किसी को नहीं देना। इसके अपोजिट को यहीं पर मेंशन किया जा सकता है, चलिए स्पेस नहीं है, कीप टू वन सेल्फ, ठीक है ना। इसका एंटो क्या होगा, कीप टू वन सेल्फ। चलिए तो स्वयं के पास रखना, स्वयं के पास रखना मतलब किसी को देना नहीं। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर हमारा जो है 12 क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं वर्ड नंबर 13 की ओर। ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर हम आते हैं 13 की तरफ। चलिए देखिए वर्ड इंजेन्यूटी हमारा। अब अगला जो वर्ड है वो है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी का मतलब क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति में ना कुछ खोजी टैलेंट होता है, वो कुछ बना देता है, खोज देता है, तो उस जो खोजी जो टैलेंट होता है ना उसको कहते हैं इंजेन्यूटी, है ना। इसको आप कहिए कौशल, कौशल, इसको सिंपल भाषा में कौशल, प्रवीणता, कुशलता, है ना, कोई चीज करने में, बनाने में। कोई मशीन बनाना है, कोई बच्चा है थोड़ा दिमाग का तेज है ना, फटफट करके कुछ मशीन बना दिया। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं अपनी इंजेन्यूटी के लिए जाने जाते हैं। इंजेन्यूटी को तोड़ के लिखे तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे, कुशलता, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं प्रवीणता, या छोटा अगर वर्ड में लिखे तो कौशल, सॉरी छोटा अगर हिंदी में लिखे तो इसका मतलब हिंदी होगा कौशल। चलिए अब इसका साइनो देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो इन्वेंटेड, देखिए इन्वेंटिवनेस, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इन्वेंटिवनेस। कोई व्यक्ति है जो कि अपनी इन्वेंटिवनेस के लिए जाना जाता है, या इन्वेंटेड टैलेंट इसको कह सकते हैं, इन्वेंटेड टैलेंट कह सकते हैं। चलिए तो ये इंजेन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम आगे आते हैं वर्ड नंबर 14 की तरफ, इंट्रिग। वर्ड नंबर हम लोग 14 की तरफ आते हैं, इंट्रिग। देखिए इंट्रिग क्या है, इंट्रिग नाउन भी है और इंट्रिग वर्ब भी है। पहले नाउन के रूप में देख लेते हैं। इंट्रिग जब नाउन है तो इसका क्या मतलब है, देखिए इंट्रिग का मतलब होता है साजिश, है ना। इंट्रिग का मतलब होता है साजिश। अब इसके लिए साजिश के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड है, प्लॉटिंग। चलिए इसके लिए क्या क्या, पहले इंट्रिग का मतलब साजिश, पहले इसका हिंदी क्लियर कर लेते हैं। साजिश, षड्यंत्र, ठीक है ना। साजिश और षड्यंत्र इसके कॉमन हिंदी होंगे, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं भाई, साजिश और षड्यंत्र के लिए सिनोनिम्स क्या है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, षड्यंत्र। मैकिनेशन, मैकिनेशन एक ढंग का वर्ड है, मैकिनेशन मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र। चलिए अब जैसे कि हमको कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत उसे मार दिया गया, ठीक है ना। एक षड्यंत्र के तहत राजा की हत्या कर दिया गया, इसी को बनाते हैं। चलिए एक षड्यंत्र के तहत, ठीक है ना, राजा की हत्या कर दिया गया। एक षड्यंत्र के तहत राजा की राजा की हत्या कर दिया गया। चलिए अब इसको हमको बनाना है। चलिए अब इसको पहले राजा की हत्या कर दिया गया, पहले बनाते हैं इसको। चलिए तो हम कैसे लिखेंगे, द किंग वाज एसासिनेटेड। चलिए इसको देखा जाए ये कैसे लाइन बनेगा, द किंग वाज एसासिनेटेड अंडर एन इंट्रिग, ठीक है ना। इंट्रिग या यहाँ पर हम कॉन्स्पिरेसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अंडर ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। हम यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो ये इंट्रिग रहा। हम लोग इंट्रिग, फिर ना हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है 15वां वर्ड वो इंट्रिग ही है, लेकिन इस बार वो वर्ब होगा, इस बार जो है ना वो इंट्रिग वर्ब होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंट्रिग। इंट्रिग नाउन का मतलब साजिश था, इंट्रिग वर्ब का मतलब होता है ना किसी चीज में ना उत्सुकता, किसी व्यक्ति में उत्सुकता जगाना, एक तरह से उसमें रुचि जगाना। आप इसको ऐसे समझिए, इसका सिनोनिम, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रुचि जगाना, रुचि जगाना या उत्सुकता जगाना, उत्सुकता पैदा करना, उत्सुकता पैदा करना। अगर आप किसी में कोई चीज का रुचि जगाते हैं अथवा उत्सुकता पैदा करते हैं तो आप उसको इंट्रिग करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स पहले देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होना चाहिए, बढ़िया वर्ड है फैसिनेट, बढ़िया वर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भर भी है तो इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि पैदा करना। चार्म, ठीक है ना, ये इसके एंटोनिम्स है, इसका सॉरी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बोर, उबा देना,
ठीक है ना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोर, उबा देना। अगर आप किसी को बोर करते हैं आप उसे उबा देते हैं। तुम्हारे प्रश्न ने तो मुझ में मतलब मुझ में जिज्ञासा पैदा कर दिया। हमको कहना है कि उसके प्रश्न ने मुझ में जिज्ञासा पैदा कर दिया, मैं और जानने के लिए और उत्सुक हो उठा। चलिए कैसे लिखेंगे हिज क्वेश्चन, या हम ऐसे भी पैसिव में भी बना सकते हैं, आई वॉज इंट्रिग्ड। इसी चीज को पैसिव में बनाया जाए, आई वॉज इंट्रिग्ड बाय हिज क्वेश्चन, आई वॉज इंट्रिग्ड बाय हिज क्वेश्चन, यानी कि उसके प्रश्न ने मुझ में और जिज्ञासा पैदा कर दिया। चलिए ये हमारा इंट्रिग रहा। इंट्रिग भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमारा वर्ड नंबर जो था ये 15th था, ये वर्ड नंबर हमारा 15वां वर्ड था। चलिए 16 वर्ड की ओर हम आते हैं, प्रीसीड। अब हमारा अगला जो वर्ड है 16वां वर्ड है वो प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। यदि कोई संख्या कोई चीज यदि किसी को प्रीसीड करता है तो वो पहले आता है। इसको बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पहले आना। यदि कोई चीज यदि प्रीसीड करता है तो पहले आता है, प्रीसीडिंग नंबर होता है। जैसे 4 का प्रीसीडिंग नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, पहले आने वाली संख्या। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं, सिनोनिम्स कोई खास नहीं है ना। टू कम बिफोर हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। टू कम बिफोर मतलब पहले आना। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, फॉलो बाद में आना, अनुसरण करना। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। बाद में आना अथवा अनुसरण करना। चलिए अब जैसे कि एक साधारण सा, एक बहुत ही अति साधारण लाइन और आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। हमको कहना है कि संडे मंडे के पहले आता है, बस केवल इतना कहना है। आसानी से आप इसे कह सकते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं है। आप सीधा सीधी लिख सकते हैं संडे प्रीसीड्स मंडे, बस हो गया। आपको ये प्रीसीड समझ में आ जाएगा। चलिए प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले आया हो, ठीक है ना। चलिए वर्ड नंबर 17 की ओर हम लोग मूव करते हैं। 17th वर्ड देखते हैं। 17th वर्ड हमारा क्या है, तो सर प्रोसीड है। देखिए प्रोसीड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज आप पहले से जारी रखे हैं और आप उसको फिर आगे की ओर कंटिन्यू रखते हैं तो आप उसको प्रोसीड करते हैं। या आपने कोई एक चीज खत्म कर दिया और आप दूसरे चीज को शुरू करते हैं तो आप उसको प्रोसीड करते हैं। मतलब प्रोसीड का मतलब होता है शुरू करना। आप इसको कह सकते हैं प्रोसीड मतलब जारी रखना, शुरू करना, इसके दोनों हिंदी होंगे। चलिए जारी रखना, जैसे कि देखिए अभी हम लोग हार्डविक के वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। लेसन 6 हो चुका था, ये लेसन 7 है। तो एक कोई चीज पहले से चल रहा है और हमने उसको आगे जारी रखा तो ये हमने प्रोसीड किया। अच्छा प्रोसीड ये भी होता है कि वॉल्यूम 1 खत्म, अब एक खत्म होने के बाद दूसरा, तो अगर हम दूसरा को भी शुरू करते हैं तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड का हिंदी हो जाएगा जारी रखना अथवा शुरू करना। शुरू करना कब, जब एक खत्म हो जाए तब, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को चेक करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक कंटिन्यू, कंटिन्यू। चलिए गो ऑन, जारी रखना। चलिए या हम लिख सकते हैं स्टार्ट, है ना, शुरू करना। इसका दोनों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए अब इसको जैसे कि अपने काम, चलो हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। मतलब आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। चलो हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। कोई टीचर ने क्लासरूम में कहा, तो यहाँ काम का शुरुआत करने का क्या सेंस है कि पहले से चीज चल रहा है, ठीक है ना, वो लेसन चल रहा है और उसको कहना है ना टीचर को कि हमें चलो हम काम की शुरुआत करते हैं। मतलब आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, तो वो कैसे कहेगा, लेट अस प्रोसीड, है ना। उसको कैसे कहेगा, लेट अस, सॉरी, अगर इस चीज को कहना है कि अपने काम की शुरुआत करते हैं तो कैसे कहा जाए, लेट अस प्रोसीड, नहीं, लेट अस प्रोसीड आवर बिजनेस। चलिए यानी कि बिजनेस हमारा, जो बिजनेस का मतलब यहाँ व्यवसाय मत समझिएगा, बिजनेस का मतलब काम होता है। अब स्टूडेंट का बिजनेस है पढ़ना और टीचर का बिजनेस है पढ़ाना, तो लेट अस प्रोसीड आवर बिजनेस। चलिए हम लोग कोई चीज को स्टार्ट करने का वेट किया, है ना। हम लोग कोई चीज को स्टार्ट करने का वेट किए, कैसे लिखेंगे, या उसका परमिशन पाए, सॉरी, हम लोग कोई चीज को स्टार्ट करने का परमिशन पाए। वी गॉट द परमिशन, इसको लिखना वी गॉट द परमिशन टू प्रोसीड, टू प्रोसीड, यानी कि कोई चीज को शुरू करने के लिए हम लोगों ने अनुमति पाया, ये प्रोसीड का यूज है। चलिए ये तो प्रोसीड भी बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए हम लोग 18th वर्ड नंबर 18वां देखिए, ये सिंगुलर है सर। सिंगुलर को हम यहां पर एडजेक्टिव के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर का मतलब यहां पर होगा अद्वितीय, है ना, बहुत शानदार।
यदि कोई चीज यदि सिंगुलर है तो वहां एक और दो वाली बात नहीं है, सिंगुलर प्लूरल वो ग्रामर की बातें हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश में सिंगुलर क्या देख रहे हैं कि सिंगुलर का अगर कोई चीज सिंगुलर है, अद्वितीय है, वो शानदार है, बेहद शानदार है, तो इसको हम कह सकते हैं अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बेहद शानदार। चलिए अब इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, तो चलिए रिमार्केबल, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, शानदार, यदि कोई चीज अगर आउटस्टैंडिंग है वो चीज शानदार है। चलिए तो या इसको सिंपल भाषा में कहें तो वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, सेंटेंस इससे बेहतर हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेंटेंस क्या होना चाहिए, चलिए मोनालिसा एक अद्वितीय पेंटिंग है, हमको कहना है मोनालिसा एक अद्वितीय पेंटिंग है, इसको कैसे लिखेंगे, द मोनालिसा, नॉट मोनालिसा बट द मोनालिसा, है ना, ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। द मोनालिसा इज अ सिंगुलर, द मोनालिसा इज अ सिंगुलर पीस ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना, अद्वितीय ये पेंटिंग है, बाई लियोनार्डो द विंसी, लाइन को आगे मैंने कैरी कर दिया। चलिए ये जो जगह है, ये जो जगह है अपने अद्वितीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे, दिस प्लेस इज नोन फॉर, दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स सिंगुलर ब्यूटी, है ना, इट्स सिंगुलर ब्यूटी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सरप्राइज हमारा अगला वर्ड है, ये हमारा 18 वर्ड क्लियर है, चलिए यहीं पर 19 किया जा सकता है। चलिए कोई खास वर्ड नहीं है, सरप्राइज का मतलब क्या होता है ना, देखिए सरप्राइज नाउन है और इसका कुछ मतलब होता नहीं है, जो पादरी है ना, या पादरी जो ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं ना, चोंगा, उसको कहिए पादरी का चोंगा, इसको इसमें हम ज्यादा रुचि नहीं दिखला रहे हैं, कोई वर्ड कोई ढंग का नहीं है, पादरी का चोंगा को कहते हैं, जो पादरी अपना ऊपर ये जो उजला कपड़ा पहनते हैं, बहुत हाथ उसका ढीला होता है, यहाँ फीता टाइप का होता है ना, उसको हम कहते हैं पादरी का वस्त्र, आप ऐसे समझिए, चोंगा, ऊपरी वस्त्र को चोंगा कहते हैं, उसको सरप्राइज कहते हैं। और हमारा अल्टीमेट जो इस चैप्टर में जो वर्ड है वो है सरप्लस, है ना, हमारा अगला वर्ड है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिक, है ना, जरूरत से ज्यादा चीज को सरप्लस कहते हैं। चलिए इसका जो इसका हिंदी होगा अधिक, अधिक नहीं समझ में आता है तो आप सर समझिए अधिशेष, है ना, अधिक नहीं समझ में आता है तो आप इसको समझें अधिशेष। चलिए ये हमारा सरप्लस रहा। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, एक्सेस, है ना, प्लेथोरा, है ना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सेस, प्लेथोरा, और इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, है ना, सरप्लस का अपोजिट होगा डेफिसिट, है ना, अभाव, कमी, इसका एंटो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट कॉमर्स में आपको रेगुलर वे में पढ़ना है, तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी। चलिए तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही, हमारा 7 लेसन कंप्लीट हुआ, इसमें सारी बातें बताई गई है जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। हर तरह का सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो संभव है सेंटेंस के थ्रू उसको बताने का कोशिश किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको जरूर अपने एक्वेंटेंसेस के बीच इसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको स्प्रेड करें, ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग इसको बेनिफिट इससे पा सके। लेकिन ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, हार्ड वीक के सारे लेसन 1 बाय 1 करके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे वॉल्यूम्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसके लिए ज्यादा वरी ना करें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपका छोटा सा एफर्ट हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आगे के दिनों में हम लोग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखेंगे। आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।